This is Pot Spread. नमस्कार। आज हम भारत की अर्थव्यवस्था के उस अदृश्य इंजन की बात करने जा रहे हैं जिसके बिना हमारे शहर शायद थम जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रवासी श्रमिकों की। वो लोग जो हमारे विकास की नींव तो रखते हैं, लेकिन अक्सर खुद ही उस विकास की चमक से दूर अदृश्य रह जाते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत में हर 10 में से 9 कामगार इनफॉर्मल सेक्टर यानी अनौपचारिक क्षेत्र में हैं, और यही वो विशाल दुनिया है जहां ज्यादातर प्रवासी मजदूर अपनी रोजमर्रा की रोटी कमाते हैं। तो अगर हमें उनकी कहानी समझनी है तो पहले इस बड़े संदर्भ को समझना बेहद जरूरी है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे कि ये अदृश्य श्रम शक्ति है क्या। फिर हम उन पुश और पुल फैक्टर्स को समझेंगे जो उन्हें प्रवास के लिए मजबूर करते हैं। इसके बाद देखेंगे जमीनी हकीकत, फिर समाजशास्त्रीय नजरिए से इसका विश्लेषण करेंगे और आखिर में नीतियों और सशक्तिकरण के रास्तों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है अदृश्य श्रम शक्ति। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम प्रवासी श्रमिक या माइग्रेंट लेबर कहते हैं तो भारतीय संदर्भ में इसका असल मतलब क्या है। तो सवाल उठता है कि प्रवासी श्रमिक आखिर है कौन? देखिए, सीधी सरल भाषा में कहें तो ये वो लोग हैं जो काम की तलाश में अपना घर, अपना गांव छोड़कर किसी दूसरे इलाके, खासकर शहरों का रुख करते हैं। सोचिए, बिहार का कोई मजदूर जो दिल्ली में कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा है, या झारखंड की कोई महिला जो मुंबई में घरेलू सहायिका का काम करती है। और इन सब में एक बात कॉमन है, ये अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। मतलब ना कोई पक्का कॉन्ट्रैक्ट, ना कोई सोशल सिक्योरिटी। अब जरा इस प्रवास के पैमाने को समझिए। 140 मिलियन यानी 14 करोड़। इकोनॉमिक सर्वे 2017 के मुताबिक भारत में इतने लोग आंतरिक प्रवासी हैं। ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, ये भारत की सामाजिक और आर्थिक हकीकत का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प समाजशास्त्रीय बात सामने आती है। इन प्रवासी श्रमिकों की भूमिका दोहरी है। एक तरफ तो वो एक ऐसे सिस्टम के शिकार हैं जहां उनका शोषण होता है, जहां उन्हें कमजोर समझा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ वही लोग अपने घर पैसे भेजकर, अपने परिवारों का सहारा बनकर, अपने समुदायों के लिए बदलाव का एक बड़ा जरिया भी बनते हैं। चलिए अब हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल यह है कि आखिर ये प्रवास होता क्यों है। समाजशास्त्र में इसे समझने के लिए एक क्लासिक फ्रेमवर्क है, पुश और पुल फैक्टर्स का। मतलब कुछ कारक हैं जो लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर करते हैं, और कुछ हैं जो उन्हें शहरों की ओर खींचते हैं। ये स्लाइड पूरी कहानी को साफ कर देती है। एक तरफ हैं पुश फैक्टर्स, यानी वो वजहें जो धकेलती हैं, जैसे गांव में गरीबी, खेती में घाटा या फिर रोजगार की कमी। और दूसरी तरफ हैं पुल फैक्टर्स जो अपनी ओर खींचते हैं, जैसे शहरों में काम के बेहतर मौके, ज्यादा मजदूरी का लालच, और हाँ, एक बहुत बड़ा फैक्टर है सोशल नेटवर्क। मतलब गांव का कोई दोस्त या रिश्तेदार पहले से शहर में है तो वो एक सहारा बन जाता है। अब इस चार्ट को देखिए, ये पुल फैक्टर्स में से सबसे ताकतवर फैक्टर को दिखाता है, पैसा। आजीविका ब्यूरो का ये डेटा साफ बताता है कि बिहार के किसी गांव में एक दिन की दिहाड़ी 200 से 300 रुपए है, तो वहीं दिल्ली में ये 500 से 800 रुपए तक हो सकती है। मतलब डबल से भी ज्यादा का फर्क। ये अंतर प्रवास का फैसला लेने के लिए एक बहुत बड़ा कारण बनता है। अभी तक हमने ये समझा कि लोग प्रवास क्यों करते हैं, लेकिन अब हम अपने तीसरे सेक्शन में बात करेंगे कि जब वो शहर पहुंच जाते हैं तो उनकी जमीनी हकीकत क्या होती है। हम आंकड़ों से आगे बढ़कर उनकी जिंदगी और चुनौतियों को करीब से देखेंगे। ये चार्ट एक बहुत जरूरी कहानी बताता है कि ये प्रवासी श्रमिक आखिर आते कहां से हैं। आप देखेंगे कि इनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से आता है। असल में सामान्य आबादी के मुकाबले इन समुदायों का प्रवासियों में प्रतिनिधित्व कहीं ज्यादा है। ये दिखाता है कि प्रवास सिर्फ एक आर्थिक विकल्प नहीं, बल्कि अक्सर एक सामाजिक मजबूरी भी है। और शहर में उनकी चुनौतियों की लिस्ट काफी लंबी है। रोजगार का कोई ठिकाना नहीं होता, आज काम है तो कल शायद ना हो। काम करने की जगहें अक्सर खतरनाक होती हैं, जहां सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं होता। स्वास्थ्य बीमा या पेंशन जैसी कोई सामाजिक सुरक्षा तो होती ही नहीं है। और हम सबने देखा था कोविड-19 लॉकडाउन के समय कि जब कोई संकट आता है तो सबसे ज्यादा असुरक्षित और बेसहारा यही लोग होते हैं। तो चलिए अब इस पूरे मुद्दे को एक सोशल लॉजिकल लेंस यानी समाजशास्त्रीय नजरिए से देखते हैं। ये सेक्शन अकादमिक और परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि थियोरीज हमें इस मुद्दे की जड़ तक पहुंचने का एक फ्रेमवर्क देती हैं। ओके, तो ये टेबल बहुत जरूरी है। यहाँ 3 महत्वपूर्ण विचारक हैं,
पहले हैं पियरे बॉर्डियू और उनका कॉन्सेप्ट है सोशल कैपिटल यानी सामाजिक पूंजी। इसका मतलब है आपके कनेक्शंस। शहर में एक नए प्रवासी के पास ताकतवर नेटवर्क नहीं होते जिससे उसे अच्छे काम या घर ढूंढने में मुश्किल होती है। फिर हैं इरविंग गॉफमैन और उनका कॉन्सेप्ट है स्टिग्मा यानी कलंक। सोचिए कैसे बाहरी या भैया जैसे लेबल उन्हें समाज से अलग थलग कर देते हैं। और आखिर में है एंथनी गिडन्स। वो याद दिलाते हैं कि प्रवासी सिर्फ हालात के शिकार नहीं है। हाँ, सामाजिक ढांचा उन पर असर डालता है, लेकिन वो अपने कामों से, अपने संघर्ष से उस ढांचे को बदलने की कोशिश करते हैं। गॉफमैन की बात को और बेहतर ढंग से समझने के लिए इस कोट को देखिए। ये जो बाहरी का लेबल है, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसके असल जिंदगी में गंभीर नतीजे होते हैं। इसी वजह से उन्हें घर मिलने में दिक्कत होती है, हेल्थ केयर जैसी जरूरी सेवाओं तक पहुंच मुश्किल हो जाती है। तो हमने समस्या को समझ लिया, उसे अलग अलग नजरियों से देख भी लिया। अब आते हैं समाधान पर। हमारा आखिरी सेक्शन, नीतियां और सशक्तिकरण। यहां हम देखेंगे कि सरकार की कोशिशें क्या रही हैं, वो ज्यादातर नाकाम क्यों हुई और आगे क्या किया जा सकता है। तो नीतियां तो हैं, लेकिन वो जमीन पर उतरती क्यों नहीं? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, जागरूकता की कमी। मजदूरों को पता ही नहीं होता कि उनके अधिकार क्या हैं। दूसरा, नौकरशाही की बाधाएं। इतने कागज, इतने चक्कर कि लोग योजनाओं तक पहुंच ही नहीं पाते। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, कमजोर प्रवर्तन। मतलब कानून तो है, पर उसे सख्ती से लागू कौन करवाएगा? तो फिर आगे का रास्ता क्या है? देखिए, कोई एक जादुई समाधान तो है नहीं, लेकिन कई अहम कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे कि जो कानून बने हैं उन्हें सख्ती से लागू किया जाए। ई श्रम जैसे पोर्टल के जरिए सबको सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाए। शहरों में उनके लिए सस्ते और सुरक्षित घर बनाए जाएं और उनके स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाए। और अंत में हम इस एक गहरे विरोधाभास पर आकर रुकते हैं कि जिन हाथों से हमारे शानदार शहर बनते हैं, वो हाथ अक्सर उन्हीं शहरों में एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का खर्च नहीं उठा पाते। ये शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा अन्याय है। तो ये विश्लेषण हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है कि कोई भी देश अपने विकास की नींव रखने वाली इस श्रम शक्ति के लिए सम्मान और न्याय कैसे सुनिश्चित कर सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।